everybody, welcome on this YouTube channel. आज का हमारा जो लेसन है दैट इज अबाउट कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिकली हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के केस में कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कैसे कंडक्ट होती है वो हम लोग समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट दैट लेसन, लेट हैव अ रिकैप कि कॉन्जुगेशन क्या है। तो देखिए, हम जब नेचर की बात करते हैं तो नेचर के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, या हम कहें कि जेनेटिकली वेरिएटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिनके अंदर जेनेटिकली या मॉर्फोलॉजिकली बहुत सारे वेरिएशंस है। क्यों? क्योंकि हाईली डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को हमेशा हमारी नेचर फेवर करती है, और इसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक और द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे फेवर वेरिएशन एज वेल। सो ये जो जेनेटिक वेरिएशंस है, अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, इसके लिए प्रोकैरियोट के पास 3 मोड होते हैं। मेनली 3 मोड है, वैसे हम लोग 4 मोड देखते हैं जिनके थ्रू आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट दोज थिंग्स, देन फर्स्ट वन ऑफ देम इज ट्रांसडक्शन। ठीक है, सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद हमारा कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन के बाद जो 4th चीज हम लोग इंक्लूड करते हैं दैट इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। बिकॉज चाहे आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो, चाहे कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू, या फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के थ्रू, चारों ही केस के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक वेरिएशन कॉज होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी कि व्हाट इज ट्रांसडक्शन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर हम ट्रांसडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए एक्सीडेंटली मूव करता है, यानी कि एक्सीडेंटली का मतलब ट्रांसडक्शन के केस में हमारा कोई वेक्टर होगा। ठीक है, और ये वेक्टर मेनली कौन सा होता है, दैट इज वायरस। ठीक है, ये वायरस एक्सीडेंटली, यानी कि उसका इंटेंशन नहीं होता उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने का, लेकिन वो उसे कर देता है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि प्लांट के केस में पॉलिनेशन होता है, और वो पॉलिनेशन हमें पता है बहुत सारे वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पॉलिनेशन के लिए, और उनमें से एक केस में हम देखते हैं कि जो बीज होती है, यानी कि हनी भी होती है, वो आपका पॉलिनेशन कंडक्ट कराती है। तो हनी भी तो सिर्फ नेक्टर के लिए उस वन प्लांट टू सेकेंड प्लांट विजिट करती है, लेकिन उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो पॉलिनेशन कराए। एक्सीडेंटली वो एक पॉलिनेशन के लिए वेक्टर की तरह काम करती है ना। तो सेम वैसे ही ट्रांसडक्शन के केस में हमारे वायरस जो होते हैं वो एक वेक्टर की तरह काम करते हैं। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया खुद से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब अगर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म होना है तो वो तभी ट्रांसफॉर्म होगा जब उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आए, और ये जेनेटिक वेरिएशन कब आएगा, जब बैक्टीरिया एनवायरमेंट से किसी ऐसे डीएनए को, ऐसे सेगमेंट को कैप्चर कर ले जो कि एनवायरमेंट में फ्रीली फ्लोट कर रहा है, और उसकी वजह से अगर उसके अंदर वेरिएशन आए तो हम कहेंगे कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया एनवायरमेंट के अंदर से ही फ्लोटिंग डीएनए को कैप्चर कर लेता है और जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के केस में ही हम लोग यहाँ पे कैसे कॉन्जुगेशन होता है वो चीज समझेंगे। सो उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग फोर्थ पार्ट को देखते हैं दैट इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में क्या होता है कि हमारे पास कुछ डीएनए के चंक्स होते हैं जो जंप करते हैं। जंप इन द सेंस के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो जंप करेंगे, उन जंपिंग चंक्स ऑफ डीएनए की वजह से जो वेरिएशंस कॉज हो रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग हमारा टॉपिक देखते हैं कि कंजुगेशन। व्हाट इज कंजुगेशन? आज का जो हमारा मेन लेक्चर है वो किसके बारे में है? कंजुगेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो हमारी यहां से कवर हो गई कि कॉन्जुगेशन जो है इससे जेनेटिक वेरिएशन कॉज होने वाला है, और जेनेटिक वेरिएशन का मतलब सीधा सीधा है
कि जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। अब ये चेंजेस तो तभी आएंगे जब एक फॉरेन डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट हो या किसी भी वजह से उसका इंसर्शन हो, राइट। तो ये चीज कैसे होने वाली है, तो देखिए, हम अगर बैक्टीरिया की एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनका बॉडी फॉर्म बहुत ही सिंपल होता है, उनकी बॉडी के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर जब हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट पार्टों को हमें ध्यान में रखना है। पहला कि उनके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा, उनके पास एक्स्ट्रा मतलब हम कह सकते हैं उनके सरफेस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्स्ट्रा अपेंडेज कौन से हैं? उनके पास फ्लैजिला होता है, उनके पास फिम्बेरिया प्रेजेंट है, और एक स्पेसिफिक टाइप का अपेंडेज प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेक्स पिलाई, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड, दूसरा इंपॉर्टेंट है सेक्स पिलाई। अब देखिए, नाम ही बता रहा है कि सेक्स पिलाई है, मतलब ये आपके जेनेटिक वेरिएशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने वाली है। तो जब हम कॉन्जुगेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो हम बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जिसके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये एफ प्लाज्मिड क्या है, तो एफ प्लाज्मिड हमारा एक फर्टिलिटी फैक्टर होता है। फर्टिलिटी फैक्टर हम इसे कह देते हैं, हम इसे एफ फैक्टर भी कह देते हैं, ठीक है। या हम कहें कि ये एक डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है। ये वो डीएनए सेगमेंट है जो इस सेक्स पिलाई के लिए कोड करता है, क्योंकि जब आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उस टाइम पे आपने ये चीज नोट डाउन जरूर करी होगी कि हर एक बैक्टीरिया के पास सेक्स पिलाई नहीं होता, लेकिन जिसके पास ये सेक्स पिलाई होता है मतलब उनके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। एफ प्लाज्मिड ही उस सेक्स पिलाई के लिए कोड करता है, ठीक है। अब ये सेक्स पिलाई हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जिन ऑर्गेनिज्म में ये सेक्स पिलाई प्रेजेंट होगी ना, उन ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी है। वो कैपेबिलिटी क्या है? कि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग पिलाई कहते हैं, उस ट्यूब की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एफ फैक्टर और द फर्टिलिटी फैक्टर, हम लोग बैक्टीरिया के बारे में कहते हैं कि हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। एक वो बैक्टीरिया जिनके पास वो फर्टिलिटी फैक्टर है। फर्टिलिटी का मतलब सिंपली ये है कि वो एक ऐसी ट्यूब को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। दूसरा वो बैक्टीरिया जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। तो हमें पता है कि बैक्टीरिया के अंदर हम लोग उन्हें सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म वो शो नहीं करते, हम लोग उन्हें मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन दैट केस हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, है ना। अपन इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, ये कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कहते हैं कि जिसके पास एफ प्लाज्मिड है वो हमारा मेल बैक्टीरिया हो गया, जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है वो फीमेल बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए है कि जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है, एफ फैक्टर है, वो मेल, और जिसके पास नहीं है वो हमारा फीमेल हो गया। अब क्या होगा कि हमारे पास उस ट्यूब को फॉर्म करने के लिए सेक्स पिलाई प्रेजेंट है, दूसरा हमारे पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट होता है जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लोट करता है उसके साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट में। इस प्लाज्मिड की खास बात ये होती है कि इसके पास ये तो कैपेबिलिटी है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। दूसरी बात कि इसके पास बहुत सारे रेसिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हमें दो चीजें याद रखनी है कि कॉन्जुगेशन के अंदर हमारे पास दो बैक्टीरिया है, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है और एक दूसरा जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है। तो कॉन्जुगेशन के अंदर जब ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा तो एक ऐसा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ए, जिसके पास एफ फैक्टर है, से उस बैक्टीरिया के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर होगा जिसके पास एफ फैक्टर नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग डिफ्यूजन के प्रोसेस पढ़ते हैं, हम लोग डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, राइट, है ना। अब आप पूछोगे कि मैं यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में क्यों बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ।
बैक्टीरिया में जब भी कॉन्जुगेशन होता है तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से बैक्टीरिया कौन सा ट्रांसफर करेगा। द थिंग दैट मैटर इज कि किसके पास एफ फैक्टर है, किसके पास एफ फैक्टर नहीं है। जिसके पास एफ फैक्टर है उसे हमने मेल कह दिया और हमने उसे एफ पॉजिटिव कहा, जिसके पास एफ फैक्टर नहीं है उसे हमने एफ नेगेटिव कह दिया। कॉन्जुगेशन के अंदर यही चीज मैटर करती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि मेरे पास एफ फैक्टर है और लोअर कंसंट्रेशन का मतलब मेरे पास एफ फैक्टर नहीं है। तो अब ट्रांसफर कहां से होगा, एफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो कॉन्जुगेशन के अंदर हम लोग देखते हैं जो 6 पिलाई बनती है वो एफ पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया की अंदर ही बनती है, ठीक है। यानी कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी वो एफ प्लाज्मिड यानी कि एफ प्लस प्लाज्मिड वाले हमारे बैक्टीरिया से एफ नेगेटिव वाले बैक्टीरिया की तरफ ही ट्रांसफर होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और भी बेटर तरीके से हम इसको यहां से समझते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि जिसके पास एफ फैक्टर होता है उसको हम लोग कह देते हैं ये हमारा डोनर बैक्टीरिया है, और जिसके पास नहीं होता उसे हम कहते हैं ये हमारा रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, क्योंकि ये रिसीव करने वाला है। जो देने वाला है उसे हमने डोनर कह दिया, जो लेने वाला है उसे हमने रेसिपिएंट कह दिया, ठीक है। तो एफ पॉजिटिव हमने उसका नाम रखा क्योंकि उसके पास एफ फैक्टर है, मेल हमने कहा क्योंकि वो डोनर है, ठीक है। अब यहां से उसका ट्रांसफर कैसे होगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस पिलाई। तो आप जब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को समझोगे उसमें हम लोग देखते हैं कि एक सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन होती है। ये ट्यूब इन दोनों बैक्टीरिया को एक दूसरे से कनेक्ट करती है और इसी ट्यूब के थ्रू हमारा जो एफ प्लाज्मिड है वो इस सेल से इसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे आगे समझाऊंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यस, यहां पे देखिए तो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि डोनर सेल अटैचेस टू द रेसिपिएंट सेल विद इट्स पाइलस। दोनों आपके बैक्टीरिया सपोज कीजिए एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। फिर क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और इन्होंने देखा कि अच्छा भाई जो एफ प्लाज्मिड वाला हमारा जो एफ पॉजिटिव सेल जो हमारा है वो एफ नेगेटिव सेल को थोड़ा सा चिढ़ाने लगता है। वो कहता है भी मेरे पास तो देखो मेल फैक्टर है, मेरे पास फर्टिलिटी फैक्टर है, तुम्हारे पास तो फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। इसमें हमारा ये जो बैक्टीरिया है ना ये बहुत ही सैड हो जाता है। ये बैक्टीरिया सैड हो जाता है और ये बेचारा क्या कहता है कि मैं क्या करूं कि मेरे पास भी फर्टिलिटी फैक्टर आ जाए। इतने में हमारा एफ पॉजिटिव सेल कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूं। तो फिर ये क्या करेगा, ये एक ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी है वो ट्यूब बना सकता है। जैसे ये ट्यूब बनेगी इस ट्यूब के थ्रू ये अपने एफ प्लाज्मिड को इसको ट्रांसफर कर देगा। ये कहेगा तुम मेरे दोस्त अगर बनो तो मैं तुम्हें अपना एफ प्लाज्मिड दे सकता हूं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो डोनर सेल है वो रेसिपिएंट सेल के साथ अटैच हो जाता है विद इट्स पाइलस, और जैसे ही ये पाइलस हमारा एक दूसरे को इन दोनों को जोड़ता है वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्टिलिटी फैक्टर है उसका ट्रांसफर होने लगता है। जैसे इसका ट्रांसफर होगा एक कॉपी आपके डोनर के पास होगी, एक कॉपी आपके रेसिपिएंट के पास होगी। अब क्या होगा कि हमारा जो रेसिपिएंट सेल है वो भी खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूं, अब तो मेरे पास भी फर्टिलिटी फैक्टर आ गया है। तो ये दोनों खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि दोनों के पास फर्टिलिटी फैक्टर है, दोनों एक दूसरे के दोस्त भी बन गए हैं, दोनों खुश भी है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, हमने इस सेल को तो एफ प्लस सेल पहले ही बोला था, लेकिन क्योंकि इसके पास भी फर्टिलिटी फैक्टर आ गया है तो हमने कहा ये बैक्टीरियल सेल भी हमारा एफ प्लस हो गया, यानी कि ये भी अब मेलनेस को कैरी कर रहा है, इसके पास भी फर्टिलिटी फैक्टर है, ये भी 6 पाइलस को बना सकता है, ठीक है। तो इस इमेज में आप और भी अच्छे से देख सकते हो कि कैसे हमारा एक एफ पॉजिटिव सेल अपने सेक्स पाइलस की हेल्प से यानी कि इस पाइलस की हेल्प से अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से आपका जो बैक्टीरिया है क्योंकि इसके पास अपना क्रोमोसोमल डीएनए तो ऑलरेडी था, ठीक है, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए भी इसके पास आ गया तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन कॉज हुए, ठीक है। सो इट इज द वन वे जिसके थ्रू आपके बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके जेनेटिक वेरिएशन कॉज होते हैं, ठीक है। और भी बेटर वे में आप इस इमेज से अच्छे से समझ सकते हो कि भी हमारा एफ प्लस सेल से यानी कि एफ पॉजिटिव सेल से कैसे एफ नेगेटिव सेल के पास यानी कि डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल के पास किस तरीके से आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं
अच्छा, यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है, और कंक्लूजन क्या निकलता है कि बैक्टीरिया के केस में जो ये हमारा मेलनेस का फैक्टर है यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर है, ये ट्रांसमिसेबल है यानी कि ट्रांसमिट हो सकता है ना। मैंने देखा, आप हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास दो बैक्टीरिया थे, दोनों घूम रहे थे। एक बेचारा उदास था क्योंकि उसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं था, दूसरे के पास फर्टिलिटी फैक्टर था, तो दूसरे ने अपना फर्टिलिटी फैक्टर उसको दे दिया, ठीक है, ताकि वो दोनों भी खुश रह सके। तो हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया का जो मेलनेस वाला कैरेक्टर है वो ट्रांसमिसेबल है, वो ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए हम उसको इन्फेक्टियस भी कह देते हैं कि वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब कुछ एक टर्म्स होती हैं, आपने यहां पे देखा होगा। एक हम देखते हैं F प्लस सेल, फिर हम देखते हैं नेगेटिव सेल, फिर हमने पढ़ा है एक HFR सेल, और उसके बाद फोर्थ वन होती है F नोट सेल, ठीक है। यस, तो अभी F प्लस सेल का तुम्हें पता चल गया। F प्लस सेल का मतलब उसके पास फर्टिलिटी फैक्टर, F नेगेटिव सेल का मतलब नो फर्टिलिटी फैक्टर। HFR सेल अब क्या होती है, अब हमें HFR सेल के बारे में पता करना है, ठीक है। देखिए, HFR सेल मतलब हाइब्रिड फर्टिलिटी सेल। अब हाइब्रिड कब बनता है, हम जब दो चीजों के कैरेक्टर को मिक्स कर देते हैं ना, तो हमारा हाइब्रिड बनता है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहां होने वाला है, जब F फैक्टर यानी कि प्लाज्मिड एग्जिस्ट इन एन इंटीग्रेटेड स्टेट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, देखिए, जब आपकी F पॉजिटिव सेल थी, उस सेल के अंदर हमने क्या देखा था, ये हमारा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, और इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा इसके पास यहाँ पे ये अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है ना। हमारी जो F पॉजिटिव सेल्स होती हैं, इन F पॉजिटिव सेल्स के पास प्लाज्मिड जो है, जिसे हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर कह रहे हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, सॉरी, यस, क्रोमोसोमल डीएनए, या हम इसे क्रोमोसोमल डीएनए इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम HFR सेल की बात करते हैं, HFR सेल में क्या होता है कि जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये कहता है भाई मुझे ना अकेले डर लग रहा है, और मुझे अकेले डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ मिक्स हो जाता हूं, है ना। और ये मिक्स हो जाता है और उस सेल के यानी कि उस बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ मिक्सअप हो जाता है। इंटीग्रेट का मतलब ही यही है कि उसके साथ वो मिक्सअप हो जाए। तो HFR सेल का मतलब क्या होता है कि जो डोनर का जो एक्चुअल क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, उसके साथ हमारा प्लाज्मिड वाला जो F फैक्टर है वो उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे उसके साथ मिक्सअप हो गया, तो इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, HFR सेल कहेंगे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, अब हमारा जो F पॉजिटिव सेल था, सिंपली जब उससे कॉन्जुगेशन हुआ तो उस टाइम पे हमने ये देखा कि सिर्फ हमारा प्लाज्मिड वाला डीएनए ही रेसिपिएंट सेल के पास गया, उसकी कॉपी वहां पे बनी और वो भी F पॉजिटिव बन गया। लेकिन अब हमारे पास केस क्या है, अब हमारे पास जो HFR सेल है उसके पास जो F फैक्टर प्रेजेंट है वो अकेला नहीं होके वो इंटीग्रेटेड मैनर में प्रेजेंट है। यानी कि अगर अब यहाँ पे सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन होती है तो रेसिपिएंट सेल के पास वो अपने डीएनए को कैसे ट्रांसफर करेगा, क्या वो इंटीग्रेटेड मैनर में ट्रांसफर करेगा या फिर वो आपके पूरे क्रोमोसोमल डीएनए को ही ट्रांसफर कर देगा। तो ये चीज हम लोग यहां से समझते हैं। देखिए, जब HFR कंजुगेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास सेम वैसे ही दो सेल प्रेजेंट है। पहली हमारी F प्लस सेल थी, वो HFR सेल में कन्वर्ट हुई। कैसे कन्वर्ट हुई, बेचारे प्लाज्मिड को थोड़ा सा डर लग रहा था और वो इंटीग्रेट हो गया डीएनए के साथ, बैक्टीरिया के एक्चुअल डीएनए के साथ वो इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे वो यहाँ पे इंटीग्रेट होता है तो हम देखते हैं अब उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो सेक्स पिलाई बना सकता है, ठीक है। तो उसने सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन करी। जब ये सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन करता है तो उस टाइम पे ये जो आपका F फैक्टर है यहां से ब्रेक होके उसकी एक कॉपी आपके रेसिपिएंट डीएनए के पास चली जाती है। मतलब ये कि यहाँ पे क्या होगा कि जो F फैक्टर है वो तो ट्रांसमिट होगा ही होगा, उसके साथ ही साथ आपके डोनर बैक्टीरियल सेल का
जो एक्चुअल डीएनए है उसकी कुछ कॉपी भी चली जाती है, कुछ कॉपी नहीं कहेंगे, मतलब उसका कुछ सेगमेंट भी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों डीएनए एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड थे, तो कुछ पार्ट तो आपके डोनर डीएनए का जाएगा ही जाएगा, है ना, चाहे छोटू सा पार्ट जाए लेकिन वो ट्रांसफर होगा ही होगा। तो एचएफआर कंजुगेशन के टाइम पे हमने क्या देखा कि जो हमारी रेसिपिएंट सेल्स होती है उसके कॉन्जुगेशन के टाइम पे आपका जो डोनर डीएनए है उसका कुछ सेगमेंट भी आ जाता है, प्लस एफ प्लाज्मिड फैक्टर भी आता है। ठीक है, मतलब अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें तो नॉर्मल जब हमारा एफ प्लस सेल और हमारी एफ नेगेटिव सेल के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा था तो सिर्फ फर्टिलिटी फैक्टर का ही ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन जब एचएफआर सेल और एफ नेगेटिव सेल के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है तो एफ फर्टिलिटी फैक्टर तो ट्रांसफर हो ही रहा है, साथ ही साथ एचएफआर के हमारा जो डोनर डीएनए है उसका कुछ सेगमेंट भी ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? यस। सो व्हाट द रिजल्ट इज कि F प्लस में जो हमारा फ्री प्लाज्मिड जिसमें प्रेजेंट होता है, F प्लस को हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में फ्री प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो वो हमारा F नेगेटिव सेल के अंदर टर्न हो सकता है, वो आपकी F नेगेटिव सेल को टर्न कर सकता है F प्लस सेल में, मतलब प्लाज्मिड F उसको प्लाज्मिड ट्रांसफर करके उसके अंदर मेलनेस के कैरेक्टर को इंड्यूस कर सकता है, राइट। HFR जो है वो क्या करेगा, HFR कॉन्जुगेशन विद HFR एक आपकी F नेगेटिव सेल जो है वो F पॉजिटिव तो नहीं बन सकती लेकिन एक HFR जरूर बन सकती है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जब हमारी HFR और एक रेसिपिएंट सेल के बीच में कॉन्जुगेशन होता है तो उस टाइम पे जो डोनर डीएनए से डीएनए सेगमेंट ट्रांसफर हुआ है उससे क्या होगा कि वो आपकी F पॉजिटिव सेल तो नहीं बन सकती। F पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है वो अलग हो जाए और उसका जो एक्चुअल डीएनए था वो अलग हो जाए, वो चीज तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो एचएफआर के थ्रू जो एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ है वो इंटीग्रेट हो गया है डोनर के डीएनए में, है ना। तो ये रिजल्ट क्या निकला कि जब आपकी एचएफआर एफ नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेट करती है तो वो एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होती। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इवन आपके सीएसआईआर के अंदर इस सेक्शन से डीबीटी के अंदर भी इस सिंगल स्लाइड से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो ये आपके लिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो F प्लस सेल है वो अगर कॉन्जुगेट करेगी तो हमारे क्या रिजल्ट होंगे और HFR जो सेल है उसके कॉन्जुगेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, फिर एक और आपको इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पे याद रखना है। देखिए, एक तो हमारा कंक्लूजन निकला ये कंक्लूजन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा हमारा कंक्लूजन है ये कि ये रिवर्सिबल है, हम एक F पॉजिटिव सेल को HFR में बना सकते हैं और एक HFR को F पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमने चीज डिस्कस करी थी वो डिफरेंट थी। हमने कहा था कि जो F नेगेटिव सेल है उसको हम लोग F पॉजिटिव नहीं बना सकते, वो हमारी HFR ही बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास एक सेल है, नॉर्मल सेल है, तो इसका डीएनए अगर इसमें इंटीग्रेट कर जाता है तो ऑब्वियस सी बात हमारा HFR बन जाएगा, है ना। और यही डीएनए सेगमेंट अगर इसे हम सेपरेट कर देते हैं तो वापस ये हमारा F पॉजिटिव सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कंक्लूजन आपको यहां से याद रखने, राइट। So when the F factor revert from the integrated to free state, it may sometime carry with it some chromosomal DNA from adjacent site of its attachment. ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट है हमारा कि जब भी आपका यानी कि F फैक्टर रिवर्ट होता है, वापस से रिवर्ट होता है इंटीग्रेटेड स्टेट से फ्री स्टेट में, तो उस टाइम पे अगेन कुछ हमारा डीएनए सेगमेंट पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यस। तो ये इस स्लाइड में आपके रिजल्ट है। तो हमने यहाँ पे इन शॉर्ट क्या पढ़ा, पहली चीज हमने F प्लस और F नेगेटिव के बीच में हमने कॉन्जुगेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि F प्लस सेल के पास फ्रीली हमारा फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट था जो कि F नेगेटिव सेल को वो ट्रांसफर कर देता है, जिससे दोनों ही सेल हमारी F प्लस बन जाती है। फिर हमने HFR के बारे में देखा, HFR जो हाइब्रिड होती है जिसमें हमारा फर्टिलिटी फैक्टर इंटीग्रेटेड होता है और अगर उस इंटीग्रेटेड सेल का हमारी रेसिपिएंट सेल के साथ
कंजुगेशन होता है तो उस टाइम पे डीएनए सेगमेंट के साथ फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर हमने देखा ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि HFR को हम लोग F पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और F पॉजिटिव को HFR में, और जब भी हम लोग F पॉजिटिव से HFR से F पॉजिटिव बनाएंगे तो उस टाइम पे डीएनए का कुछ पार्ट भी हमारा डिटैच हो जाता है, ठीक है। So these are some result. I hope guys कि conjugation का जो process है वो आपके समझ में आया होगा, क्योंकि इससे बेस्ड आपके जीनोम मैपिंग के ऊपर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये पता हो कि कॉन्जुगेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट आप रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जीनोम मैपिंग के अगर आपको क्वेश्चन समझने हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए भी एक सेपरेट लेसन लेके आऊं आपको बेटर वे में समझाने के लिए।